So hi everyone, my name is Dattatreya Sabne and today I am going to explain you the topic uh, identifiers. Okay, so without any delay, let's start. What is identifier? And one more thing, you have to clear each and everything regarding the TypeScript programming language. So don't worry, I will cover each and everything, even a small concept also. Okay, so there is a concept is lot of into the TypeScript and you have to clear that concept. But don't worry, just stay with me. I will explain you each and everything. So without any delay, let's start. So right now here, so today we are going to learn the identifiers. Okay, so now today topic is identifiers. What happened? So again, I think just oh yeah, just right now. Okay, so okay, yeah, yes. So the today topic is identifier. Identifier. Okay, so now the topic is identifier और आपको बहुत जरूरी है पता होना आइडेंटिफायर क्या होते हैं क्या नहीं. ओके, सो यहाँ पे ऑफिशियली आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है. इट इज नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग एंटिटी. प्रोग्रामिंग एंटिटी. ओके, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर का मीनिंग ये होता है कि टू गिव अ नेम टू द प्रोग्रामिंग एंटिटी. अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम लैंग्वेज कुछ फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है और उस फीचर को जब भी यूज करते वक्त हमें उसको हमारी तरफ से कुछ नाम देने पड़ते हैं. उसी को हम प्रोग्रामिंग एंटिटी बोलते हैं कि हम हमारे खुद के कुछ नाम देते हैं और उस नाम से उस प्रोग्राम को रेफर करते हैं और उसका यूज करते हैं. तो उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर का नाम जो आइडेंटिफायर वर्ड है वो इटसेल्फ डिफाइन करता है मीन्स आइडेंटिटी. ओके, तो आप किसी चीज को आइडेंटिटी देते देते हो और उसी आइडेंटिटी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं. ओके, तो हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये आइडेंटिफायर का यूज करके हमें उसके अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो भी हम खुद नाम देने वाली चीजें होती है तो उसी को हमें क्या करना पड़ता है आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करके उसको हम नाम दे सकते हैं. तो उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. ओके, तो अब वो प्रोग्रामिंग एंटिटी कौन सी होती है जिसको हम आइडेंटिफायर मीन्स खुद का नाम देते हैं. ओके, तो यहाँ पे नंबर एक होता है वेरिएबल. तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं जिसके अंदर हम कुछ डेटा सेव करते हैं और उस वेरिएबल का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं. तो उसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें उसको भी एक हमारा यूजर डिफाइंड नाम देना पड़ता है. उस नाम देने के लिए हमें आइडेंटिफायर का इस्तेमाल होता है. मतलब हम किसी को नाम देते हैं, मतलब जो नाम है उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम नाम देते हैं फंक्शन को. ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन बनाते हैं हमारे खुद के. तो फंक्शन बनाते वक्त हम फंक्शन को भी खुद का नाम देते हैं. ये भी हो गया आपका आइडेंटिफायर. ओके, तो उसके बाद होता है एबीसी. उसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस होता है, उसी को आप खुद का नाम देते हो तो वो हो गया आपका आइडेंटिफायर. उसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई क्लासेस बनाते हो, उस क्लास को भी आप खुद का नाम देते हो तो वो भी हो गया आपका आइडेंटिफायर. ए बी सी डी यहाँ पे ई. ओके, इसके बाद टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप इनम बनाते हो, इनुमरेशन, उसको भी आप खुद का नाम देते हो तो वो भी हो गया आपका आइडेंटिफायर. ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई आप खुद की टाइप बनाते हो, यूजर डिफाइंड टाइप बनाते हो तो उस उसको आप नाम देते हो तो वो भी हो गया आपका आइडेंटिफायर. मतलब दिस इज अ प्रोग्रामिंग एंटिटी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग एंटिटी. मतलब ये जो
चीजें हैं हम प्रोग्रामिंग करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसको हमें हमारा एक नेम देना पड़ता है और उस नेम का यूज करके हम उसको हमारे एंटायर प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो उसी नेम जो हम देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफायर। सो जनरली इट इज अ नेम गिवन टू द प्रोग्रामिंग एंटिटी, मतलब हम किसी भी प्रोग्रामिंग एंटिटी को हमारा खुद का नाम देते हैं, वो हमारा आइडेंटिफायर होता है। ओके, मतलब हम किसी चीज को आइडेंटिटी देते हैं और वो आइडेंटिटी को ही आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आइडेंटिफायर। सो नाउ अभी जब हम किसी चीज को हम खुद का नाम देते हैं तो वो नाम देने के भी कुछ रूल होते हैं, उसी को कहा जाता है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो हम अभी देखेंगे वो रूल क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज को नाम देते हैं तो नाम किस तरीके से देना चाहिए हमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भी नाम को अलाउड नहीं करता। हमें नाम किसी रूल किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर करके उस नाम को देना पड़ता है। अगर आप किसी भी टाइप का नाम दोगे किस तरह से भी देंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी को कहा जाता है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ओके, तो आपको जब नाम देना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी एंटिटी को, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन है, क्लास, इंटरफेस, इन्यूमरेशन या फिर अपना यूजर डिफाइंड टाइप है, तो उसी को आपको एक नाम देना पड़ता है और उसी नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो उसके कुछ रूल है, वो रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी रूल का यूज करके हम उसको वो नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, सो नाउ उसमें से पहला रूल है, सबसे पहले कैरेक्टर सेट। फर्स्ट रूल है कैरेक्टर सेट। ओके, कैरेक्टर सेट इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई नाम देते हैं उसका मतलब उस नाम के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ओके, तो जब भी हम कोई हमारे तरफ से नाम देते हैं तो नाम देते वक्त हमें कैरेक्टर सेट में कुछ कैरेक्टर ही अलाउड है। जैसे कि नंबर 1 है, हम कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं नाम देने के लिए, डिजिट्स। ओके, उसके बाद है नंबर 2 लेटर, नंबर 3 अंडरस्कोर, नंबर 4 डॉलर साइन। ओके, तो डिजिट में जो भी डिजिट होते हैं हमारे न्यूमेरिकल 0 to 9 कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं नाम के अंदर। जो भी लेटर है जैसे अल्फाबेटिक A to Z और स्मॉल a to Z, ये हो गए हमारे लेटर। अंडरस्कोर सिंबल होता है इस तरीके से और डॉलर सिंबल होता है इस तरीके से। तो ये सारे कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं हमारा टाइपस्क्रिप्ट के एंटिटी को नाम देने के लिए। तो इसी को कहा जाता है रूल ऑफ द आइडेंटिफायर। ओके, तो सबसे पहले है कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट के अंदर हम इस टाइप के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं नाम देने के लिए। ओके, अब ये जो कैरेक्टर सेट है, अब इसके अंदर भी हम सारे कैरेक्टर यूज करेंगे, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। ओके, किस तरीके से कि ये जो भी हम नाम देना चाहते हैं हमारे किसी वेरिएबल को, तो हमारे नाम की जो शुरुआत है वो डिजिट से नहीं होनी चाहिए। पहला रूल क्या है कि हमारे जो नाम दे रहे हैं हम नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं नाम दूंगा 12 राजू, तो इस तरीके से इसे ये इनवैलिड है, इस तरह का नाम आप नहीं दे सकते। इस तरीके का नाम आप नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि नाम की शुरुआत किससे हो रही है, डिजिट से हो रही है। ओके, तो इस तरीके का नाम हम नहीं दे सकते। तो हम नाम किस तरीके से दे देंगे कि हम नाम की शुरुआत करते वक्त हम तीनों में से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, ये तीनों में से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे राजू, ओके, उसके बाद अंडरस्कोर राजू और उसके बाद डॉलर राजू। हम इस तरीके से नाम दे सकते हैं। ये है वैलिड, दिस इज अ वैलिड एग्जांपल, दिस इज अ वैलिड एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो हम ये सारे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, लेकिन डिजिट से हमारा नेम स्टार्ट नहीं होगा, नेम होगा लेटर से, अंडरस्कोर से, डॉलर से स्टार्ट होगा। ओके, सो नाउ इसके बाद हम डिजिट का इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं, जैसे राजू 1 2 3, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका वैलिड आइडेंटिफायर, ये क्या हो गया, वैलिड। तो आप इस तरीके से नाम रख सकते हो, या फिर आप कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, जैसे राजू अंडरस्कोर 1 2 3 डॉलर
इस तरीके से भी आप नाम रख सकते हो डॉलर साइन का इस्तेमाल करके। ये भी क्या हो गया, आपका वैलिड हो गया। ओके, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, कैरेक्टर सेट जब यूज करते हो तो कैरेक्टर सेट के अंदर डिजिट, लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर, इसी चीज का कॉम्बिनेशन करके आप नेम को बना सकते हो, लेकिन सिर्फ शुरुआत आपकी डिजिट से नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एज ए फ्रेशर इंटरव्यू में इसके बारे में आपको इंटरव्यू में 101% पूछा जा सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट रूल है नेमिंग कन्वेंशन। नाउ सेकंड रूल है नेमिंग कन्वेंशन। ओके, अब नेमिंग कन्वेंशन, ये जो रूल है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ओके, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जो नेम दे रहे हो किसी एंटिटी को, तो वो नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। जिस टाइप की वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, जिस पर्पज के लिए आप नेम दे रहे हो, उस नेम से वो पर्पज आपका क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो उसी का हम बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं। ओके, तो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी आप नाम दे रहे हो, ओके, सो जो नाम दे रहे हो उस नाम को रेफर करते ही आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए आपने नाम दिया है। जैसे कि मुझे किसी की सैलरी स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, तो मैं नाम दूंगा सैलरी इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है सैलरी, ओके, जो शो करता है किसी सैलरी को जिसके अंदर हम सैलरी स्टोर करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप नेमिंग कन्वेंशन अगर गलत इस्तेमाल करोगे, जैसे मैं यूज करूंगा YZX इक्वल टू 1000, तो इट्स वैलिड। ओके, बट ये ऑप्शनल चीज है नेमिंग कन्वेंशन। अगर ये नेमिंग कन्वेंशन अगर आप फॉलो करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, तो आप नेमिंग कन्वेंशन यूज करो अच्छी तरीके से, ताकि आपको उस नाम से ही पता चलेगा कि वो वेरिएबल किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो आप। मीन्स वो आप जो नाम दे रहे हो आइडेंटिफायर जिस एंटिटी को, उसका पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है रिजर्व वर्ड, रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसके खुद के कुछ वर्ड्स होते हैं, जो कि वो वर्ड्स वो उसी के लिए रिजर्व होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड्स। ओके, मतलब जो भी कुछ वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो खुद के लिए इस्तेमाल करता है, वो वर्ड आपको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत बड़ा एरर आ सकता है। ओके, तो रिजर्व वर्ड आप वेरिएबल का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप है नंबर, तो आप नंबर नाम से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर ये नंबर नाम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो नंबर है नाम जो है ये रिजर्व है टाइपस्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? टाइपस्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज के जो भी रिजर्व वर्ड होते हैं उसी को आप यूज नहीं कर सकते एज आपके पर्पज के लिए एज अ नेम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, एरर आ सकता है। ओके, तो ये रिजर्व वर्ड लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे जाएगी आपको ये सारे रिजर्व वर्ड फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर में आपको, अगर आप न्यू है और टेक्नोलॉजी में, तो आपको थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आएगा टेक्निकली, लेकिन इसको अगर ध्यान में रखो, इसी का यूज करके हम अगले वीडियो में इसी के ऊपर ही सारी चीजें हम रेफर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे भी मैं आगे रेफर करूंगा अगले वीडियो में आइडेंटिफायर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो आता है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी हम कैरेक्टर यूज करते हैं, मीन जो भी वर्ड यूज करते हैं, तो हमारे वर्ड दो फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं कैपिटल फॉर्म में और एक होते हैं नॉन कैपिटल मीन स्मॉल में होते हैं। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब आपका जो कैपिटल ये है और एक स्मॉल ये है, तो ये दोनों डिफरेंट कंसिडर करती है। वो क्या करते हैं, ये डिफरेंट कंसिडर करती है, ये दोनों सेम नहीं कंसिडर करती। तो इसी को कहा जाता है केस सेंसिटिविटी।
ओके, मतलब वो कैपिटल और स्मॉल के अंदर वो क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो यहाँ पे ये इज द डिफरेंट और स्मॉल ए इज द डिफरेंट, तो इसी को कहा जाता है केस सेंसिटिविटी। तो अगर आप जब भी आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हुए तो आपको आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव अगर डिक्लेयर करते हो तो टाइपस्क्रिप्ट उसको अलग अलग तरीके से कंसिडर करती है, ना कि सेम। तो कंसेप्चुअली दोनों ये ही है, लेकिन ये क्या कैपिटल फॉर्म में है और ये स्मॉल फॉर्म में है। तो टाइपस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों भी क्या है, अलग अलग है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नेम सिटी, ये सिटी स्मॉल केस में मैंने लिखा है और दूसरा सिटी लिखा है पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ये दो वर्ड अलग अलग कंसिडर होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप टाइपस्क्रिप्ट केस सेंसिटिविटी फॉलो करती है। ओके, तो आप पूरा कैपिटल में भी नाम दे सकते हो, जैसे कि सिटी, SICTY, इस तरीके से भी दे सकते हो। लेकिन थोड़ा भी चेंज आ गया दो वर्ड की केस में, वेदर द नेम इज द सेम बट स्टिल टाइपस्क्रिप्ट कंसिडर एज इट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये एक चीज आती है आपके आइडेंटिफायर में। ओके, सो उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। ओके, नेक्स्ट रूल आता है नो स्पेस। नो स्पेस। ओके, तो आप जब भी कोई नाम दे रहे हो किसी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किसी प्रोग्रामिंग एंटिटी को, जैसे वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को या फिर इंटरफेस को, तो आपके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने नाम दिया है एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे इस तरीके से स्पेस नेम के अंदर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आप जो भी नाम देना चाहते हैं उसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको स्पेस यूज नहीं करना है। अगर स्पेस यूज करोगे तो आपको एरर आ सकता है, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपका जो भी नाम देना चाहते हो आप उसको अंदर स्पेस आप नहीं देना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से नाम लिखना है तो आप यूज करो कैमल्स केस, कैमल केस, जैसे कि एम्प्लॉय और आगे यस है तो कैपिटल लगा के सैलरी। तो इस तरीके से आप पूरा नाम लिखो और आपको डिस्टिंग्विश करने दो वर्ड, तो अगला वर्ड की स्टार्टिंग आप कैपिटल से कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट केस में लिख सकते हो जैसे एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, स्पेस नॉट अलाउड। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट केस नॉट मींस नॉट स्टैंडर्ड टाइपस्क्रिप्ट फॉलो करता है कैमल केस। ओके, तो आपको कैमल केस का इस्तेमाल करके ही वेरिएबल के या फिर फंक्शन के जो भी यूजर डिफाइंड नेम है आपको देने हैं। ओके, सो दैट्स अ रूल ऑफ आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पे केस से ये जो नो स्पेस है, आपको वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं देना है। लेकिन और उसके बाद आप नाम के अंदर किस तरह से भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर कैमल केस फॉलो करोगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद सिक्स डॉलर साइन अलाउ। ओके, आप अपने वेरिएबल के अंदर डॉलर साइन को यूज कर सकते हो, लैंग्वेज इसको अलाउ करती है। जो भी आपका डॉलर साइन इस तरीके से होता है, तो इस डॉलर साइन को भी आप अपने यूजर डिफाइंड नाम देने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ डॉलर नेम, सो ये क्या हो गया, वैलिड नेम हो गया। इस तरीके का नेम दे सकते हो आप, डॉलर नेम, या फिर आप नेम डॉलर। ओके, इस तरह से भी यूज कर सकते हो, इट इज आल्सो वैलिड नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हो आपके वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हो, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लास हो, इंटरफेस हो, इनम हो, या फिर आपका कोई भी यूजर डिफाइंड टाइप हो, तो आप डॉलर साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेंथ लिमिटेशंस।
लेंथ लिमिटेशन, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं किसी वेरिएबल को या फिर किसी को नाम देना चाहता हूँ मेरे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो वो नाम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, वो नाम कितना बड़ा हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम मैं कितने कैरेक्टर का नाम रख सकता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ लिमिटेशन। ओके, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ लिमिटेशन है, कितने कैरेक्टर यूज करने हैं वेरिएबल के डिक्लेयर करने के लिए, अगर ऐसा कोई लिमिटेशन है इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछते हो तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो डोंट वरी गाइस, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द वेरिएबल आइडेंटिफायर लेंथ। आप जो भी नाम दे रहे हो किसी वेरिएबल को या फिर किसी को भी यूजर डिफाइंड नेम दे रहे हो, तो देयर इज नो लिमिटेशन इन अ टास्क। आप कितने भी कैरेक्टर, कितने भी बड़ा नाम दे सकते हो, बट इट इज अ रिकमेंडेशन इज दैट to give the short and meaningful name to the your user defined entity। okay, तो जो भी आप नेम देना चाहते हो वो नेम शॉर्ट और मीनिंगफुल होना चाहिए, दैट्स द स्टैंडर्ड एक्चुअली। बट इफ यू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड, डोंट मैटर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हम स्टैंडर्ड कभी फॉलो नहीं करते। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, कंपनी में काम करना है, तो आपका कोड रिव्यू किया जाएगा, तो उस टाइम आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। अगर आप आपका बैड लक है, अगर आपका मैनेजर या जो भी आपका जो सुपीरियर है वो आपको डांट भी सकता है, और आपको आदत भी हो सकती है डांट खाने की। ओके, नो वरी। सो गाइज, these are the rule of identifier and I hope you understand the concept of the identifier। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल लिया है, अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे मेरे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एक्चुअली वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वहाँ पे ये रूल का इस्तेमाल करके हम एक्चुअली नेम देंगे वेरिएबल को, और उसके अंदर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं लाइव दिखाऊंगा ये चीज़ें किस तरह से होगी, और हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल में कोडिंग करेंगे, हैंड्स ऑन कोडिंग, हाई लेवल पे कोडिंग, और आई एम एक्सपर्ट इन दैट, नो वरी। ओके, so guys, I hope you understand this concept and you are enjoying my videos, and if you have any doubt then you can comment in a comment box। Okay, so still up, see you in the next video, thank you so much।